कि अपने अपने स्थान पर जाइए। ये आपको शोभा नहीं देता है। हेलो, बंद माइक, संसद में फाइट। माइक बंद का आरोप, विपक्ष मचाए शोर। माननीय सदस्यगण, मैं सदन चलाना चाहता हूं। निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर जाइए। माइक ऑन, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ कौन? इस प्रकार से विदेशी धरती में जाके भारत का अपमान किया गया, भारत के सब संस्थानों का अपमान किया गया और विशेषकर पार्लियामेंट का अपमान किया। माइक का झगड़ा कब तक चलेगा रगड़ा? In rapt silence, leader of the opposition, please. इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। नमस्कार, मैं अमित मिश्रा, आपका स्वागत है हमारे खास शो द इनसाइट न्यूज में, जहां हम बात करेंगे उन खबरों की जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। कोई एजेंडा नहीं, खबरों की जड़ से पड़ताल, आपके लिए इनसाइट न्यूज, राइट न्यूज। तो आज हम बात करेंगे संसद में हंगामे वाले माइक की, जिस माइक की वजह से देश की संसद नहीं चल पा रही है, जिस माइक की वजह से ब्रिटेन से लेकर भारत तक शोर है। विपक्षी सांसद आरोप लगा रहे हैं कि संसद का माइक चेहरा देखकर चालू और बंद हो रहा है। आज हम उस माइक का विश्लेषण करेंगे कि कहां से चलता है माइक और कहां से बंद होता है माइक। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, मैं सदन चलाना चाहता हूं। निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर जाइए। ब्रिटेन की इस तस्वीर ने हिंदुस्तान में बदलाव कर दिया। राहुल गांधी ने आवाज दबाने का आरोप लगाया था। संसद में माइक बंद करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारत में खूब हंगामा हुआ। इतना हंगामा कि संसद की कार्रवाई अब तक ठप है। बीजेपी राहुल से माफी की मांग कर रही है, लेकिन राहुल है कि मानते नहीं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आपने संसद में 50 मिनट भाषण दिया, भारत जोड़ो यात्रा में आपने खोलकर बोला और आप विदेश में जाकर देश की बेइज्जती करवा रहे हो कि बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए देश से माफी मांगो। दरअसल राहुल गांधी ने लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसदों से बातचीत करते हुए कहा था कि भारतीय संसद में मेरी आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। दरअसल राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब उनका माइक्रोफोन खराब हो गया था। राहुल गांधी ने जानबूझकर इसी माइक में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भारत में हमारे माइक खराब नहीं हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें चालू नहीं कर सकते। जब मैंने भारतीय संसद में अपनी बात रखने की कोशिश की तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। राहुल ने कहा कि भारत में विपक्ष का दमन किया जा रहा है। लेकिन हकीकत में क्या सच में राहुल गांधी का माइक बंद किया गया, या राहुल ने मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये कह दिया? राज्यसभा के उपसभापति ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बातों के संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। बीजेपी राहुल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस इसमें झुकने के लिए तैयार नहीं। क्या माइक की फाइट से देश का नहीं हो रहा नुकसान? आखिर कब खत्म होगा घमासान? निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर जाइए। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको हम समझाते हैं कि संसद के माइक का कैसे कंट्रोल होता है। दोनों सदनों में हर मेंबर की एक तय सीट होती है। माइक्रोफोन मेंबर्स के डेस्क से जुड़े होते हैं। हर माइक का एक नंबर होता है। दोनों सदनों के चेंबर में साउंड टेक्नीशियन बैठते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को रिकॉर्ड करते हैं।
चेंबर में सभी सीट नंबरों के लिए एक साथ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं। माइक्रोफोन को वहां से चालू या बंद किया जा सकता है। चेंबर का अगला हिस्सा शीशे का होता है, जहां बैठकर कर्मचारी सदन की कार्रवाई देखते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कौन कर सकता है माइक बंद। तो आपको बता दें कि माइक को चालू और बंद करने की एक तय प्रक्रिया होती है। माइक्रोफोन को ऑन और ऑफ करने का काम लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारी करते हैं। केवल पीठासीन अध्यक्ष ही माइक्रोफोन को बंद करने का निर्देश दे सकते हैं, वो भी नियमों के मुताबिक आदेश देते हैं। सदन की कार्रवाई बाधित होने पर इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों सदनों में माइक्रोफोन को मैनुअल रूप से चालू और बंद किया जाता है। जी। ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि शून्यकाल में खुद ब खुद माइक बंद हो जाता है। माइक शून्यकाल में बंद होने के अलग अलग नियम हैं। एक मेंबर को बोलने के लिए केवल 3 मिनट का समय मिलता है। समय खत्म होने पर माइक्रोफोन खुद बंद हो जाता है। बहस के मामले में हर पक्ष के लिए तय समय तक बोलने की अनुमति है। अध्यक्ष अपने विवेक के मुताबिक 1 या 2 मिनट से ज्यादा समय भी दे सकते हैं। सांसद को बोलने की बारी नहीं है तो उनका माइक बंद हो जाता है। सांसदों के पास 250 शब्दों की पढ़ने की सीमा होती है। ये सीमा खत्म होते ही माइक स्विच ऑफ हो जाता है। इसे साउंड चेंबर के कर्मचारी ही बंद करते हैं। अब हम आपको एक और राजनीति और न्यायपालिका की खबर बताते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका को लेकर और महाराष्ट्र में चल रही सरकार को लेकर क्या क्या कहा, ये हम बताएंगे। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महासंग्राम, फैसले का इंतजार, कोर्ट में जमकर हुए एक दूसरे पर प्रहार। उद्धव शिंदे की जंग जारी, सवालों के घेरे में पूर्व राज्यपाल कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुके उद्धव ठाकरे को अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही सहारा है। वहीं शिंदे का भविष्य भी अधर में है। कोर्ट का फैसला क्या आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। जहां एक तरफ उद्धव अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं, तो शिंदे उम्मीदों की उड़ान भरने में लगे हैं। शिंदे ने उद्धव से नाम छीना, पहचान छीनी और अब जमीन छीनने में लगे हैं। लगातार शिवसेना के नेता शिंदे गुट में शामिल होते जा रहे हैं और उद्धव कमजोर होते जा रहे हैं। उद्धव के पीछे शरद पवार ढाल बनकर खड़े हैं, जो उद्धव की इस हालात में भी उद्धव को लोकसभा में कांग्रेस और अपने से ज्यादा सीटें देकर बचाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जो शिंदे के साथ खड़ी है। महाराष्ट्र की ये लड़ाई चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कोर्ट का फैसला जो भी आए, लेकिन आने वाला भविष्य तो जनता ही तय करेगी कि कौन होगा महाराष्ट्र का असली हकदार। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दायर की गईं, जिसकी सुनवाई सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शिवसेना के बागी सदस्यों से अलग होने पर और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उसके बाद क्या क्या हुआ, कोर्ट में आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, राज्यपाल की भूमिका भी सरकार गिराने में है। राज्यपाल जानते थे कि एकनाथ शिंदे पर दल बदल का मामला लंबित है। इसके बावजूद उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दिया गया और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। इसके बाद शिंदे के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि दल बदल की बुराई से ज्यादा लोकतंत्र में बहुमत का शासन सर्वोपरि है। शिवसेना के अधिकांश विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के साथ था, इसलिए शिंदे विधायक दल के नेता चुने गए।
फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 47 विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर खुद की सुरक्षा का खतरा बताया। 34 विधायकों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन कर दिया। विपक्ष ने यह पत्र लिखकर बहुमत साबित करने की मांग की। ऐसे में राज्यपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या राज्यपाल केवल एक पार्टी में आंतरिक विरोध के आधार पर विश्वास मत बुला सकते हैं? सरकार में 3 दल शामिल थे जिनमें कोई विभाजन नहीं हुआ था। फिर शिवसेना के आंतरिक बगावत से राज्यपाल को कैसे लगा कि सरकार खतरे में है? उसके बाद कपिल सिब्बल ने शिंदे सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, वरना हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी सरकार जीवित नहीं रह पाएगी। राज्यपाल पार्टी के अंदर विवाद को देख रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राज्यपाल केवल विधायक दल से ही निपट सकते हैं। राज्यपाल एकनाथ शिंदे को उठाकर यह नहीं कहना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद वापस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार को फिर कैसे बहाल कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि यह कहना आसान है, लेकिन क्या होता अगर उद्धव ठाकरे सीएम बन जाते? लेकिन उस समय उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये ऐसा ही है जैसे अदालत ने कहा कि जो हो रहा है वो सरकार वो इस्तीफा दे चुकी है, उसे कैसे बहाल करें? मुख्यमंत्री ने विश्वास मत का ये सामना किए बगैर इस्तीफा दे दिया। हम उन्हें उस पद पर दोबारा कैसे बहाल कर सकते हैं? इसके बाद उद्धव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल द्वारा गैर कानूनी तरीके से फ्लोर टेस्ट बुलाया गया था। आज भी गैर कानूनी सरकार चल रही है। इसके बाद जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि अदालत उस सरकार को कैसे बहाल कर सकती है जिसने विश्वास मत का सामना ही नहीं किया। आप विश्वास मत खो चुके हैं तो यह बात तार्किक होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सरकार ने बेदखल कर दिया, आपने विश्वास मत का सामना ही नहीं किया। अगर हम आपकी सरकार को दोबारा बहाल कर दें तो संवैधानिक पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। अब एक और बड़ी खबर जो महाराष्ट्र की सियासत पे चर्चा पर है, जहां कोर्ट में उद्धव शिंदे के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी से ट्विटर पर जबरदस्त हमले कर रही हैं। एक दूसरे पर यह हमला चल रहा है। हमले में एक दूसरे की औकात दिखाने की बात की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत फिर गरमाई। अमृता ने अनिक्षा के खिलाफ एफआईआर करवाई। प्रियंका चतुर्वेदी भी मैदान में आई। प्रियंका और अमृता में छिड़ी ट्विटर वॉर, एक दूसरे को बताई औकात। शिंदे और उद्धव के बाद महाराष्ट्र में ब्लैकमेलिंग की जंग शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मुंबई में एक महिला डिजाइनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अमृता की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एक महिला डिजाइनर को गिरफ्तार कर लिया। अमृता ने डिजाइनर अनिक्षा पर आरोप लगाया है कि उसने अपने पिता के खिलाफ दर्ज केस को खत्म करने के लिए रिश्वत देने की पेशकश की थी। आपको बताते हैं कि अमृता और अनिक्षा के बीच का मामला है क्या। नवंबर 2021 में पहली बार अमृता अनिक्षा की मुलाकात हुई। डिजाइनर अनिक्षा का अमृता के घर आना जाना था। 16 फरवरी 2022 को अनिक्षा ने अमृता को कॉल किया। पिता को बचाने की एवज में 1 करोड़ का ऑफर दिया। अमृता का आरोप, अनिक्षा ने धमकी दी। रिश्वत की बात सुनकर अमृता ने फोन काटा, नंबर ब्लॉक किया। ज्वेलरी और फुटवियर डिजाइनर है अनिक्षा। 20 फरवरी को अमृता ने दर्ज कराई एफआईआर। सट्टेबाज अनिल जयसिंघानिया की बेटी है अनिक्षा। अमृता की एफआईआर को लेकर विधानसभा में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी। ये सारा ट्रैप मुझे फंसाने के लिए था। जैसे ही मुझे फंसाने की इस कोशिश का अंदाजा लगा, हमने तत्काल इस मामले को पुलिस के संज्ञान में लाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उनकी जांच की गई, लेकिन उनमें कोई तथ्य नहीं पाया गया। मामला चाहे 20 फरवरी का है, लेकिन अब इस मामले पर सियासत गरमा गई है। मामले को लेकर शिवसेना नेता प्रियंका और अमृता में ट्विटर वॉर भी छिड़ गई है। एक अपराधी की बेटी पहले उप मुख्यमंत्री की पत्नी से संपर्क करती है। डिप्टी सीएम के मुताबिक ये दोस्ती 5 साल चलती है। उप मुख्यमंत्री की पत्नी को वह महंगे कपड़े, गहने देती है। इतना ही नहीं, गाड़ी में साथ में घूमती है। बुकी की डिजाइनर बेटी यह भी बताती है
कि सट्टेबाजों की शिकायत करके कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। यह सब जानने के बाद भी दोस्ती जारी रहती है। अब ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? इस पर अमृता ने पलटवार किया। मैडम चतुर, आपने पहले मुझ पर एक्सिस बैंक से गलत तरह से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। उसके बाद अब आप मेरी सच्चाई पर भी उंगली उठा रही हैं। जो लोग केस बंद करने के लिए रिश्वत देते हैं, आप अपने मास्टर के जरिए मदद करती हैं। यही आपकी औकात है। पुलिस ब्लैकमेलिंग की जांच कर रही है, लेकिन सियासत भी अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।